बड़ी ये है क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर का अर्थ होता है खाद, देसी खाद, और फर्टिलाइजर्स का अर्थ होता है उर्वरक या रासायनिक खाद। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers, है ना। तो आप सब समझते ही हैं कि वे पदार्थ जो मिट्टी में पौधों की अच्छी ग्रोथ, हेल्दी ग्रोथ के लिए डाले जाते हैं और पौधों को वो क्या देते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। वे पदार्थ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, खाद और उर्वरक कहलाते हैं। I saw a healthy crop growing in a farm। वो जो कह रहा है कि उसने किसी फार्म में, खेत में एक हेल्दी क्रॉप, अच्छी स्वस्थ फसल को उगते हुए देखा है। इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वेर वीक। और वहीं उसके पास के खेत में जो प्लांट्स थे वह कैसे थे, वीक। नेबरिंग मतलब पड़ोस में उसके प्लांट्स कैसे थे, वीक थे, कमज़ोर थे। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। तो कुछ प्लांट्स दूसरे पौधों से अच्छे से ग्रो कैसे कर पाते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, तो हम उसको पढ़ने वाले हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। हमारी जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो प्लांट्स को मिनरल न्यूट्रिएंट्स मतलब खनिज पोषक तत्व प्रोवाइड करती है, सप्लाई करती है, उनकी आपूर्ति करती है। दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ क्षेत्रों में, इन सर्टेन एरिया यानी कुछ विशेष क्षेत्रों में जो फार्मर्स होते हैं वह एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप लगातार उसमें उगाते रहते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो। और वह खेत को कभी भी अनुपजाऊ, है ना, या पड़त, फेलो। फेलो हम जानते हैं, कभी कभी ज़मीन को, खेत को हमें पड़त छोड़ना पड़ता है, उसमें अगर कोई हम फसल नहीं ले रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं अनकल्टिवेटेड और फेलो। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी में, उनके साथ क्या होता है ना। तो लगातार यदि हम उसमें फसल बोते रहते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है मिट्टी में। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो लगातार कई वर्षों तक, है ना, हमारे जो खेत होते हैं, कई सैकड़ों सालों से उनमें खेती हो रही है, फसल बोई जा रही है, तो उनमें जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी आ जाती है। Therefore farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients। इसलिए फार्मर्स को खेतों में मैन्योर या फर्टिलाइजर्स ऐड करने होते हैं ताकि वह मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों को वापस से रिप्लेनिश कर सके, वापस उनका पुनर्भरण कर सके, उनकी मात्रा को वापस गेन कर सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैन्योरिंग, यानी कि खाद देना। इम्प्रॉपर और इनसफिशियंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट। यदि मैन्योरिंग इनसफिशियंट है या इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर यानी कि गलत तरीके से, अनुचित तरीके से, या इनसफिशियंट, अपर्याप्त मात्रा में है ना। खेत बहुत बड़ा है लेकिन उसमें बहुत कम मात्रा में खाद डाला जा रहा है ना। इम्प्रॉपर तरीके से डाला जा रहा है, अनुचित तरीके से डाला जा रहा है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो इससे क्या होगा, प्लांट्स जो होंगे वो फिर भी हमारे वीक ही रहेंगे, कमज़ोर ही रहेंगे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज, है ना। हमारा जो मैन्योर है, देसी खाद है, वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक, है ना, जो विभिन्न प्रकार के जीवों से, पौधों से या एनिमल से, उनके मटेरियल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज, है ना। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक पदार्थ होता है जो पौधे और जंतुओं के जो वेस्टेज होते हैं, वेस्टेज मतलब उनके मलमूत्र, गोबर वगैरह, उनके डिकम्पोजिशन से, डिकम्पोजिशन अर्थात अपघटन, अपघटन से उसको बनाया जाता है ना। आप सब जानते हैं घरों में देसी खाद कैसे बनता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पेट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर्स जो होते हैं वे
उस प्लांट और एनिमल वेस्टेज को किसी गड्ढे में या ओपन जगह पर, किसी जगह पर उसको डालते रहते हैं और वहाँ पर वह डिकम्पोज होता रहता है, सड़ता रहता है, अपघटित होता रहता है माइक्रोब्स, बैक्टीरिया और फंगस की सहायता से। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और यह डिकम्पोजिशन किसकी सहायता से होता है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवों की सहायता से होता है, जिसमें बैक्टीरिया, फंगस वगैरह आते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। तो वह हमारा जो डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो मैटर हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर, जैविक खाद बन जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। क्लास 6 में हमने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में भी पढ़ा है। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है? यस, हाँ, वर्मी कंपोस्टिंग इज केंचुओं द्वारा बनाई गई खाद, है ना। उसमें हम खाद बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ केंचुओं का भी यूज कर सकते हैं, है ना। उसी को हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। अब आपको कुछ मूंग, जो मूंग की दाल होती है, हमारे मूंग के बीज होते हैं या चना होता है, उनको लेना है और उनको जर्मिनेट करना है। जर्मिनेट मतलब अंकुरित करना। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग्स, है ना। जर्मिनेट होने के बाद और जो हमारे अंकुरित बीज होते हैं उनको 3 इक्वल साइज के सीडलिंग्स को हमें लेना है। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स। अब हमें 3 ग्लास या एक जैसे तीनों वेसल्स, पात्र लेने हैं। मार्क देम ए बी एंड सी, उन पर ABC लिखना है। टू ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद अ लिटिल काउ डंग मैन्योर। ग्लास ए में क्या डालेंगे? हम कुछ मिट्टी डालेंगे जिसमें गाय का जो खाद होता है वह होगा। इन ग्लास भी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद अ लिटिल यूरिया। और ग्लास बी में हम उतनी ही मात्रा में मिट्टी डालेंगे जिसमें क्या मिला होगा? यूरिया मिला होगा। देन टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। और हम जो ग्लास, तीसरा ग्लास है हमारा जिस पर हमने सी लिखा है, उसमें हमें मिट्टी डालनी है सेम अमाउंट में, लेकिन उसमें और कुछ भी मैन्योर या फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। नाउ pour the same amount of water in each glass and plant the seedling in them। अब हमें तीनों ग्लासेस में पानी डालना है और उनमें उन सीडलिंग्स को, एक एक सीडलिंग्स को तीनों ग्लासेस में उगाना है। कीप देम इन सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। अब हम उन्हें किसी सेफ सुरक्षित स्थान पर रखते हैं और उनको डेली पानी पिलाएंगे। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। और अब 7 से 10 दिन के बाद, लगभग 1 सप्ताह के बाद आप उनकी ग्रोथ को नोटिस करेंगे, उनको देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में दिखाया गया है कि बच्चे किस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। आप भी इस तरह से कर सकते हैं घर पर। अपने 3 गिलास लिए इन्होंने प्लास्टिक के डिस्पोजल, और उनमें ABC मार्क करके अलग अलग तरह से उनमें मिट्टी डाली है। फिर उनमें सीडलिंग इन्होंने ग्रो किए हैं, है ना, जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है A, B और C में। और वो फिर उसकी ग्रोथ को नोटिस कर रहे हैं। Did plants in all the glasses grow at the same pace? सेम पेस मतलब क्या? समान गति से या समान अवस्था में तीनों जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, उगते हैं, या उनकी ग्रोथ कम ज़्यादा है। Which glass showed बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? कौन से ग्लास में प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ होती है? इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट? किस ग्लास में सबसे अधिक ग्रोथ होती है पौधों की? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, उर्वरक हमारे होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, जिनमें कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, विशेष प्रकार के पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? वे मैन्योर से, मैन्योर मतलब देसी खाद से, हमारे जैविक खाद से किस प्रकार भिन्न होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर को हम फैक्ट्री में बनाते हैं, यूरिया वगैरह को। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK,
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, है ना। तो यहाँ पे एक और आपके अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं इनमें बेसिकली कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, कौन से मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। तो इनमें एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ऐसे मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize। तो फर्टिलाइजर्स के यूज करने से फार्मर को वीट, पेडी और मेज, है ना, वीट मतलब गेहूं, पेडी धान चावल और मेज मक्का जैसी फसलों की एक अच्छी पैदावार, एक अच्छी उनको उपज मिलती है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन फर्टिलाइजर्स उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण, एक्सेसिव मीन्स अत्यधिक उपयोग के कारण जो सॉइल होती है हमारी वो कम उपजाऊ हो जाती है। लेस फर्टाइल मतलब कम उपजाऊ होना या बंजर होना। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। और फर्टिलाइजर्स की वजह से हमारे वाटर पोल्यूशन भी होते हैं, मतलब जल प्रदूषण भी होता है, क्योंकि जब खेतों में सिंचाई होती है या बारिश होती है तो मिट्टी में से वे फर्टिलाइजर्स बहकर हमारी वाटर बॉडीज़ में जाते हैं और वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर। तो यदि हमें मिट्टी की फर्टिलिटी, है ना, उपजाऊपन या उनकी उपज को बढ़ाना है, मेंटेन करना है, तो हमें फर्टिलाइजर्स की जगह सब्सटीट्यूट का उपयोग करना। सब्सटीट्यूट मतलब उनकी जगह, फर्टिलाइजर्स की जगह किसी सब्सटीट्यूट का, उनके प्रतिस्थापी का यूज करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे ऑर्गेनिक मैन्योर, जैसे कि हमारे जैविक खाद का या देसी खाद का उपयोग हम कर सकते हैं किसकी जगह, फर्टिलाइजर्स की जगह। और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फेलो इन बिटवीन टू क्रॉप्स, या फिर हम खेत को पड़त छोड़ सकते हैं, अनकल्टिवेटेड छोड़ सकते हैं, उसमें हम कोई फसल नहीं बोएंगे, दो क्रॉप्स के बीच में एक मौसम में हम उनको वैसे ही अनकल्टिवेटेड छोड़ देंगे, तो उससे भी हमारे मिट्टी की फर्टिलिटी, उपजाऊपन बढ़ जाएगा। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो मैन्योर के यूज करने से, देसी खाद के यूज करने से मिट्टी का टेक्सचर तो सही होता ही है ना, उसकी बनावट सही होती है, साथ ही साथ उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, है ना, मतलब मिट्टी जो होती है उसमें एक क्षमता होती है जिसके अनुसार वह पानी को अपने अंदर धारण करने की क्षमता रखता है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, है ना, तो उसकी जल धारण करने की क्षमता, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, और साथ में मिट्टी जो है वह न्यूट्रिएंट्स से रिप्लेनिश हो जाती है, वापस उनका पुनर्भरण हो जाता है और उनमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation। जो दूसरा तरीका है हमारा मिट्टी को, सॉइल को न्यूट्रिएंट से रिप्लेनिश करने का, वापस उसमें न्यूट्रिएंट्स का पुनर्भरण करने का, वह है क्रॉप रोटेशन अर्थात फसल चक्रीकरण। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। और इसको हम कैसे करते हैं, क्रॉप रोटेशन में हम क्रॉप्स को अल्टरनेटली ग्रो करते हैं। अल्टरनेटली मतलब एक के बाद एक, बदल बदल कर क्रॉप्स को हम बोते हैं। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन। तो हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तरी भारत के जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वे एक सीजन में, है ना, एक सीजन में तो क्या, लेग्यूम्स का अर्थ होता है दलहन, दालें वाली जो फसलें होती हैं, है ना, जिनमें हमें चना दाल मसूर वगैरह ऐसी दलहन वाली फसलें मिलती हैं, वे लेग्यूम्स कहलाती हैं। तो उनको वो चारे के रूप में, वेज फॉडर, है ना, फॉडर के रूप में वो उगाते थे पशुओं के लिए एक सीजन में, एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन, और दूसरे सीजन में गेहूँ जैसे अनाज की फसलें वो बोते हैं। दिस helped in the replenishment of the soil with nitrogen। तो इससे एक सीजन में लेग्यूम्स के बोने से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को रिप्लेनिश होने में हेल्प मिलती है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। और फार्मर जो हैं
किसानों को इस प्रैक्टिस को इस प्रोसेस को अपनाने के लिए एनकरेज किया जाना चाहिए या किया जा रहा है। उनको इसके लिए उत्साहित किया जा रहा है या प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। आपने 7th क्लास में पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है हमारे मिट्टी में, सॉइल में। अपने नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ा था, उसमें हमारी जो मिट्टी होती है उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट में NO2- और NO3- में बदल देता है। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो हमारे जो दलहन वाले पौधे होते हैं उनकी रूट्स की, जड़ों की नोड्यूल्स में, नोड्यूल्स मतलब होता है गांठें, उनके गांठों में यह बैक्टीरिया रहता है, पाया जाता है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं किसमें? यस, ये कुछ यूजेबल फॉर्म में नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में इसको फिक्स करते हैं। यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। हमारे जो फर्टिलाइजर होते हैं और मैन्योर होते हैं उनमें क्या अंतर है, ये आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया गया है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, तो आपको क्वेश्चन के रूप में भी इसको नोट कर सकते हैं। फर्टिलाइजर इज मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो अजैविक होते हैं और मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस। वहीं हमारा जो मैन्योर होता है, खाद, देसी खाद, वह एक प्राकृतिक पदार्थ होता है, ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यू, जो कि कैटल डंग, पशुओं के गोबर के और प्लांट के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, सड़े गले जो चारा जानवर नहीं खाते हैं, उनके डिकम्पोजिशन से, अपघटन से बनाया जाता है। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइज़र को फैक्ट्रियों में बनाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, और मैन्योर हम खेत में या घर में भी बना सकते हैं। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र से मिट्टी को किसी भी प्रकार का ह्यूमस नहीं मिलता है। ह्यूमस के बारे में आप जानते हैं, यह मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी होती है। मैन्योर प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। वहीं हमारे मैन्योर मिट्टी में ह्यूमस भी प्रदान करते हैं, वो एक उपजाऊ परत भी ऊपर बनाते हैं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। हमारे जो फर्टिलाइज़र होते हैं वे कुछ प्लांट न्यूट्रिएंट्स में बहुत अधिक मात्रा में उनमें पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। और मैन्योर जो होते हैं वो पौधों के लिए बहुत आवश्यक न्यूट्रिएंट्स में, उनमें इतनी ज़्यादा अधिक मात्रा नहीं पाई जाती है, उनकी अधिकता कम होती है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर डिफरेंसेज अच्छे से याद करने हैं। नाउ टेबल 1.1 गिव आर डिफरेंसेस बिटवीन अ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। टेबल 1.1 में हमें फर्टिलाइजर और मैन्योर का डिफरेंस मालूम पड़ता है। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, हम यहाँ पर फर्टिलाइजर्स पर मैन्योर के क्या फ़ायदे हैं, है ना। फ़ायदा तो हमें पता चल चुका है कि मैन्योर से ही ज़्यादा है, देसी खाद से। फर्टिलाइज़र हमारे मिट्टी को भी ख़राब करते हैं और वाटर पोल्यूशन भी करते हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज़ बिकॉज हमारे जो जैविक खाद होते हैं वे फर्टिलाइज़र से अच्छे समझे जाते हैं, क्योंकि इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मीन्स जल धारण करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजिली। ये मिट्टी को पोरस बनाते हैं। पोरस मतलब दरदरी, खुरदरी या छिद्रयुक्त बनाते हैं, जिससे कि पौधों की जड़ों को आसानी से गैसें, ऑक्सीजन वगैरह एक्सचेंज करने में आसानी होती है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये पौधों के लिए, मिट्टी के लिए आवश्यक जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनकी संख्या को ये बढ़ाते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये मिट्टी की बनावट को भी मेंटेन करते हैं, उसको भी इम्प्रूव करते हैं।
उसको और अच्छा बना देते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इरिगेशन and we will study this in our next video. Like and subscribe this channel for more video and notification. Okay, thank you.